नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। दोनों दिल दहलाने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। एक वीडियो महाराष्ट्र से है और दूसरा राजस्थान से, और दोनों सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। दोनों आम आदमी के प्रति सरकार की लापरवाही की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर और कोरोना से लगातार हो रही मौतों की बात करके पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी कैमरे पर रोने लगे, और इन आंसुओं का जिक्र आज मुंबई हाई कोर्ट में हुआ। दूसरा वीडियो राजस्थान का है। इसमें सैकड़ों लोग पुलिस को घेर कर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस वाले जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सबसे पहले ये राजस्थान की तस्वीर देखिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से पुलिस पर पथराव की भयानक तस्वीरें आई हैं। हजारों लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर उन पर पत्थर बरसाए। पुलिस की गाड़ियों को नेशनल हाईवे पर रोका गया और फिर चारों तरफ से पत्थरों की बरसात कर दी। मैं आपको फिर से बता दूं, ये राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। और आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण लोगों का गुस्सा इस कदर पुलिस पर भड़क गया। असल में जिन प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, वो पिछले 18 दिन से हाईवे के किनारे धरना दे रहे थे। इन लोगों की मांग है कि 2018 में जो टीचर्स की पोस्ट निकाली गई थी, ये सारे 1167 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, जबकि जिस इलाके के लिए भर्ती हो रही है वो ट्राइबल बेल्ट है। इसलिए इन पदों पर एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स की भर्ती की जाए। इन 1067 पदों को एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को दे दिया जाए। लेकिन सरकार ने इन लोगों की मांग 18 दिन तक नहीं सुनी, तो इन लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगाने वालों में कुछ कैंडिडेट्स थे और बाकी उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग थे, लेकिन लोगों की संख्या सैकड़ों में थी। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग उदयपुर से अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे पर बैठ गए, पत्थर डालकर सड़क को बंद कर दिया, इसकी वजह से बुरी तरह जाम लग गया, तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही लोग भड़क गए। पहले तो प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों को आने दिया, और इसके बाद ऊंची जगहों से पुलिस पर चारों तरफ से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और इसके बाद इन लोगों ने नेशनल हाईवे 8 पर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी की माहौल बन गया। आसमान में काला धुआं उठने लगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के सामने कितनी मुश्किल सिचुएशन रही होगी। एक एक प्रदर्शनकारी को काबू करने में, सिचुएशन को कंट्रोल करने में पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी।
और जब हालात काबू से बाहर हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने लगी, तो फिर पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया और फिर भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस के गोले दागे। ऐसा नहीं है कि पुलिस की तरफ से इन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की गई। सबसे पहले ये लोग भुवाली इलाके में कांकड़ी डूंगरी पहाड़ी पर डेरा डालकर बैठे हुए थे। इनसे बात करने के लिए अफसर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी धरना खत्म करने के लिए राजी नहीं हुए। उल्टा हुआ यह कि इस दौरान कुछ लोग पहाड़ी से उतरकर हाईवे की तरफ आए और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। फिर देखते ही देखते हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर जमा हो गए। पता चला कि इनमें से कई लोगों के पास लाठियां और पत्थर पहले से मौजूद थे और जब पुलिस के लोग इनके पास गए तो उन पर हमला कर दिया। अब भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। NH 8 पर भुवाली के पास बड़ी संख्या में एडिशनल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। मनीष, ये तस्वीरें देखी, वाकई में दिल को दहलाने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। क्या माजरा है? देखिए, बिल्कुल रजत जी, हंगामा बहुत ज़्यादा बरपा है। ये राजस्थान में 2018 में शिक्षक भर्तियों का मामला है ये, जो कि जनजातीय योजना के तहत 1167 पद निकले थे और इसमें 36% पूर्णांक वालों की ये भर्ती होनी थी जनरल कैटेगरी पे। लेकिन ये चूंकि SC ST ट्राइबल इलाका है पूरा डूंगरपुर, जहाँ ये हंगामा हुआ है, और ये जितने लोगों ने हंगामा किया है उनमें इन लोगों का कहना था कि ये भर्ती की जो पात्रता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए होनी चाहिए थी और उस पर जनरल कैटेगरी की जगह शेड्यूल ट्राइब, यानी जिस जगह ये लोग रहते हैं, उनको ये भर्ती मिलनी चाहिए। और इसी बात को लेकर पिछले 18 दिन से इन लोगों ने पड़ाव डाल के रखा हुआ था। बार बार पुलिस से वहां पर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज बहुत ज्यादा बात बढ़ गई, क्योंकि जब मौके पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा और उनको हटाने का प्रयास किया गया तो पहले तो झड़प हुई पुलिस बल और इन लोगों के बीच में, और उसके बाद अचानक से पहाड़ियों से ये तमाम लोग उतर आए और उसके बाद जमकर हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर भारी पुलिस बल के बीच में पथराव हुआ और तमाम एडिशनल SP, SHO, तमाम पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। उदयपुर से गुजरात जाने वाला ये पूरा हाईवे है जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और हजारों लोगों ने हंगामा बचाया है और भारी पुलिस बल अभी वहां पर फिलहाल तैनात है। जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं उनको उदयपुर भेजा गया है। एडिशनल SP जो कि उस इलाके के हैं उनको गंभीर चोट आई है, सर पर पत्थर लगा है, जिसके बाद तुरंत आनंद फनान में उनको उदयपुर के अस्पताल में भेजा गया। फिलहाल समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और ये तय किया गया है कि इन शिक्षक भर्तियों को लेकर इन जिन लोगों ने हंगामा मचाया उनका एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मुलाकात करेगा और उसके बाद सरकार से बातचीत करेगा और सरकार इनको किस प्रकार का आश्वासन देती है उसके बाद ये हंगामा खत्म होगा। मनीष भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। वाकई में ये सिचुएशन ऐसी है जिस पर आपको लगातार नजर रखनी है और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आम लोग शांति से सड़क के किनारे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और 18 दिन तक और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, प्रोटेस्ट करना तो कोई गलती नहीं है। अगर इलाके के लोग अपने क्षेत्र के लिए निकाली गई भर्तियों में ST वर्ग से भरने की मांग कर रहे हैं तो मांग तो नाजायज नहीं है। सरकार इनकी मांग पूरी नहीं कर सकती, हो सकता है इसकी वजह है, तो सरकार किसी नुमाइंदे के बजाय अफसरों को धरना खत्म करने के लिए भेजे, फिर पुलिस पहुंचे। पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे थे? लोग तो नाराज होंगे ही। पुलिस पर पत्थरबाजी करना गलत है, मैं मानता हूं। आगजनी करना और भी गलत है, मैं मानता हूं।
लेकिन अगर सरकार लोगों से तरीके से बात करती। अशोक गहलोत सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर हैं, पब्लिक के आदमी हैं। अगर किसी मंत्री को भेजते तो शायद ऐसे हालात न बनते। सरकार की लापरवाही को उजागर करने वाला एक और वीडियो ये महाराष्ट्र से आया है, और ये वीडियो ऐसा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो सबूत है इस बात का कि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का कितना बुरा हाल है, सिस्टम कैसे फेल हो चुका है। किसी को मरीजों की परवाह नहीं है। यह वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है कि इस वीडियो को देखकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चौंक गए। इस वीडियो का जिक्र आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े एक केस में हुआ। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि महाराष्ट्र में कोरोना की सिचुएशन अलार्मिंग है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या महाराष्ट्र में सिस्टम फेल हो गया है? पहले आप वीडियो देखिए, सिसकियों की गूंज सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वीडियो में दिखने वाला शख्स कौन है और आखिर वो रोने क्यों लगा। कॉमन मैन नहीं बच पाएगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर की आवाज है, मेरे अंदर की मन की आवाज है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। मेरे कोर्ट से दरखास्त कि अब इन लोगों को बचाइए, ये टेकने के लिए रफ दूर कीजिए बस। सॉरी। जिस व्यक्ति के आंसू आपने देखे, जिन्हें रोते हुए देखा, इनका नाम है ओम प्रकाश शेटे। ओम प्रकाश शेटे सोशल वर्कर हैं, लोगों की मदद करते हैं। बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी थे, और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने गरीब लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष बनाया था। चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट सेल था। इसमें जरूरतमंद गरीब लोग बीमारियों के इलाज के लिए सरकार से मदद के लिए अप्लाई करते थे। मुख्यमंत्री सहायता निधि के जरिए ऐसे लोगों को मदद की जाती थी, पैसा दिया जाता था। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के वक्त बीमार लोगों को सरकारी सहायता दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं ओम प्रकाश शेटे को सौंपी थी। अब सरकार बदल गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री सहायता निधि को खत्म कर दिया, लोगों को मदद नहीं मिल रही है। और चूंकि ओम प्रकाश शेटे पिछली सरकार में जरूरतमंदों की मदद कर देते थे, इसलिए कोरोना के संकट के वक्त भी सैकड़ों लोग उनसे मदद के लिए उम्मीद लगाते हैं, संपर्क करते हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश शेटे के बस में कुछ नहीं है। अब सरकार ने योजना ही बंद कर दी है। इसीलिए ओम प्रकाश अपनी बात कहते कहते रोने लगे, और उन्होंने कहा कि कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, न सरकारी मदद मिल रही है, न सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज खुद करा सके, इसलिए लोग मर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाशों के ढेर लग रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब हैं, वो कोरोना से मर जाएंगे। देखिए, मैं वहां पे चीप रह चुका हूं। जिस थाली में खाया है उसमें कभी छेद नहीं देना चाहता हूं। बहुत बुरा लगता है, कभी कभी नींद ही नहीं आती, सच में नींद नहीं आती कि जहां पे हमने मंदिर बनवाया था वो मंदिर का ढांचा गिर चुका है अब, और जो भी कॉमन मैन है वो अभी नहीं बच पा रहे, तो बुरा लगता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिटरी पावर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को अभी उनकी डिस्क्रिटरी पावर उनको कैसा यूज करना है वो सोचेंगे। लेकिन अभी तो लोगों के हाल है, ये तो सही है, आपके सामने है। 17 लाख लोगों को हमने सेवा की थी, अभी लोग मर रहे हैं। हर दिन 600 मैसेज आते हैं और लोगों को रिप्लाई देते देते थक चुका हूं मैं। किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूं। अब ये मेरी लास्ट उम्मीद है। कॉमन मैन नहीं बच पाएगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर की आवाज है, मेरे अंदर की मन की आवाज है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। मेरे कोर्ट से दरखास्त कि अब इन लोगों को बचाइए, ये टेकने के लिए रफ दूर कीजिए बस। सॉरी।
इस वीडियो को देखकर आज हाई कोर्ट के जजेस का मन भी भर आया। इसका जिक्र एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने किया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच उस पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार को धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश देने की अपील की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार ने कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को बंद रखने का फैसला किया है और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा राज्य में कोरोना की सिचुएशन अलार्मिंग है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वीडियो देखा है जिसमें ओम प्रकाश शेटे कह रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन को संभालने के लिए राज्य का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। महाराष्ट्र में इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से कहा वो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी का पता लगाएं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ओम प्रकाश शेटे वाकई में राज्य सरकार का पार्ट रहे हैं तो फिर उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। महाराष्ट्र में हालत वाकई में चिंताजनक है। देश में कोरोना के मरीजों में से हर 5वां मरीज महाराष्ट्र में है। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में हर 3रा केस महाराष्ट्र से है। देश में कोरोना से अब तक 91,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 33,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। शुरू से ही मुंबई शहर कोरोना का एपिसेंटर है, क्योंकि कोरोना की स्पीड घटने के बजाय यहां बढ़ती जा रही है। और कल इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से बात की थी, चिंता जताई थी। अब तक जो स्थिति है उससे इतना तो साफ है कि सरकारी उपाय नाकाम रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। आज मुंबई लोकल के कुछ वीडियो मुझे हमारे दर्शकों ने भेजे। देखने के बाद मुझे लगा जैसे सरकार ने सिस्टम को अपने हाल पर छोड़ दिया है। लोग मनमानी कर रहे हैं, सबको खुली छूट है। मुंबई लोकल में इतनी भीड़ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो दूर, सोचना भी बेकार लगता है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि मुंबई शहर में कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है? कौन कहेगा कि कोरोना को लेकर सरकार के पास कोई सिस्टम है, एहतियात बरतने का कोई तरीका है? ट्रेन के अंदर जिस कदर महिलाओं की भीड़ है, जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, बहुत सारी महिलाओं ने तो मास्क भी नहीं पहने। उससे तो लगता है जैसे कोरोना को अपने करीब आने की दावत दी जा रही है। सिर्फ ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन पर चढ़ने के लिए भी ऐसी ही मारामारी हो रही है। लोग दरवाजों पर डटके हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को भी कोरोना की चिंता नहीं। ये तस्वीरें किसी को भी हैरान करेंगी, परेशान करेंगी, चिंता में डालेंगी। मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने मुंबई में अपने संवाददाता संदीप चौधरी से कहा कि इन वीडियोस की हकीकत का पता करें, कहां की हैं, कब की हैं। संदीप ने रेलवे के अफसरों से बात की। अफसरों ने माना ये वीडियोस तो सही हैं, मुंबई की रेल के ही हैं, लोकल के हैं, लेकिन कल के हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। कल मुंबई में जबरदस्त बारिश थी, लोकल के रूट पर पानी भरने के कारण लोकल बंद रही। जब ट्रेन चली तो बारिश की वजह से फंसे हुए लोग एक साथ ट्रेन में सवार हो गए। सबको जल्दी थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इस तरह की भीड़ ट्रेन में दिखाई दी। अब इन अफसरों से कोई पूछे क्या कोरोना इसलिए नहीं आएगा कि उस दिन बारिश थी? क्या कोरोना इसलिए इन लोगों को इन्फेक्शन नहीं देगा कि उस दिन ट्रेन नहीं चल रही थी? सावधानी तो हर वक्त बरतनी है। संदीप चौधरी ने इसके बाद लोकल में सफर किया।
आज ट्रेन के अंदर का हाल देखा। सदनीत ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल लोकल में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को ही सफर करने की इजाजत है। आई कार्ड देखकर ही स्टेशन में एंट्री दी जाती है। यहाँ पर वायरल होते वीडियो एक तरह से अपनी सच्चाई बयां कर रहे हैं कि लोकल ट्रेनें चुनिंदा है। 23 तारीख के दिन कुछ ही ट्रेनें, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, इसके कारण कुछ ही ट्रेनें मुंबई के वेस्टर्न रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी, जिसके कारण भीड़ काफ़ी हो गई थी। शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो पीक आवर्स रहता है, यानी लोगों के दफ्तरों में जाने के लिए, तो ये कारण है कि स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म्स पर लोकल ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा दिखती है। चुनिंदा ट्रेनें कुछ वक्त के बाद में, यानी 15 से 20 मिनट बाद में चलाई जाती है। ये कारण है कि ट्रेनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट। इसमें अगर देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रॉपर मेंटेन होगा वैसे तो मेंटेन होगा नहीं, बिकॉज हम लोग बस से भी जाते तो बस में भी इससे डबल रश होता है। ओके, तो बस में देखेंगे तो बस में तो इससे डबल होता है, स्टैंडिंग पीपल जाते हैं बस में, तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं होता है। और इस ट्रेन की स्थिति इस तरह से दिखाई देगी आपको कि किस तरह से लोगों की एक तरह से मजबूरियाँ भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। चुनिंदा ट्रेनें चुनिंदा स्टेशनों पर चलती हैं और यहाँ पर भी देखिए किस तरह का नज़ारा दिख रहा है इस लोकल ट्रेन में। तो ये सच्चाई बयां करते वीडियो, जो कि 23 तारीख को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी मुंबई के विभिन्न इलाकों में, एक तरह से वेस्टर्न रेलवे हो या फिर सेंट्रल हो या फिर हार्बर हो, इन ट्रेनों की यातायात काफ़ी प्रभावित हुई थी। उस वक्त की वीडियो। अगर अफसरों की ये बात मान भी लें कि कल बहुत बारिश थी, लोकल कम चली थी, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो आज जो ट्रेन चल रही हैं उनमें भी 2 गज दूरी तो नहीं है। और मुसाफिर कह रहे हैं कि अगर बस में जाएंगे तो उसमें हाल और भी बुरा है। तो फिर मुंबई में कोरोना का इन्फेक्शन तो बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज की फिगर्स आपको बताऊं, महाराष्ट्र में 19,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया था कि वो उन 20 जिलों में पहले फोकस करें जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं। असल में देश के जिन 60 जिलों में कोरोना के 80% मरीज हैं, उनमें से 20 जिले सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। उद्धव ने कल भरोसा तो दिलाया है कि उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना को काबू में करने की अब और ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले सरकार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा कर रही थी वो कहां गया? हॉस्पिटल्स की कमी क्यों हुई? डॉक्टर्स क्यों नहीं नजर आते? ऑक्सीजन की सप्लाई कम कैसे हो जाती है? और सबसे बड़ी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के नाम पर तैयार किया गया था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा? कोरोना के मामले में नागपुर का हाल मुंबई जैसा ही है। पेशेंट्स को इलाज नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। मुझे पता चला कि नागपुर में लोकल प्रशासन ने 5 बिल्डिंग्स को कोरोना केयर सेंटर के तौर पर तैयार किया था। उनमें बेड्स लगाए गए थे, ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम हुआ था, सारे मेडिकल इक्विपमेंट लगे थे, लेकिन इन बिल्डिंग्स में ताला लगा हुआ है। इसके बारे में अफसरों से जवाब मांगा तो कहा गया कि हॉस्पिटल तो तैयार है, लेकिन न पैरा मेडिकल स्टाफ है, न डॉक्टर्स हैं, तो मरीजों को कैसे भर्ती करें? इसलिए बिल्डिंग पर ताला लगा है। उद्धव ठाकरे को इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर चिंता में डालने वाली एक खबर उत्तर प्रदेश से आई। पता यह लगा कि लखनऊ के 4 बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना के जितने भी मरीजों को रेफर किया गया, उन सबकी मौत हो गई। जी हां, जितने भी पेशेंट्स को रेफर किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, सब के सब अपनी जान से हाथ धो बैठे, एक भी जिंदा वापस नहीं आया। और यह मामला किसी छोटे शहर का नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। छोटे हॉस्पिटल्स का नहीं है। जिन हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों की मौत हुई वो बड़े हैं, नामी हॉस्पिटल हैं। अब सरकार ने जांच शुरू की है। हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजकर मरीजों की मौत की वजह पूछी है। यह बताने को कहा कि लापरवाही कहां हुई। लखनऊ के 4 प्राइवेट कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में कोरोना के
48 मरीजों को रेफर किया गया था और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सभी 48 के 48 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की मौत के बाद प्रशासन ने लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल और चंदन हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस बात को कंफर्म किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मरीजों की जांच में लापरवाही की गई। अब इसका जवाब हॉस्पिटल से मांगा गया है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह से सवाल पूछे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच हो रही है, अगर हॉस्पिटल की गलती सामने आई तो एक्शन तो लिया जाएगा, एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले कई दिनों से मृत्यु जो हो रही है वहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में उनका डेथ ऑडिट करने के लिए ये बताया गया है, क्योंकि हमारे जितने भी सरकारी संस्था है वो पूरा हमारा डिटेल आ जाता है कि इसमें जो मृत्यु हुआ है इसका कारण क्या है, क्या कोमॉर्बिडिटी था, कितने समय पर वो आए थे, कितने दिन अस्पताल में रहे, क्या क्या मेडिसिन उनको दिया गया, ये पूरा डिटेल हमारे पास आता है। इधर से हमको प्राइवेट अस्पतालों का हमको अभी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है, तो इस पर हम लोगों ने मांग किया है कि इन अस्पतालों में जो मृत्यु पिछले 3-4 दिन में हुआ है उसका पूरा डेथ ऑडिट और उसका जो पूरा समरी बनता है वो समरी के साथ वो हमको बताएंगे कि किस कारण से हुआ, कहीं लापरवाही तो नहीं हुआ, क्या वो कोमॉर्बिडिटी थे या कितने दिन उनको हुआ आए हुए या तत्काल आके उनका मृत्यु हो गया, तमाम कारण हो सकता है। तो उसका जब डिटेल आ जाएगा तब हम उसको स्टडी करके, हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है उसको स्टडी करके तब आगे कार्रवाई करेंगे। ये बात तो आश्चर्य में डालने वाली है कि जितने के मरीज लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, 4 बड़े हॉस्पिटल्स में गए, सब के सब कभी वापस नहीं आए। इससे लोगों का भरोसा टूटता है। तो देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है। लेकिन देश में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसके बाद सरकारों को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा और आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सबको तो सरकार नहीं बचा सकती। हम खुद अपना ध्यान रखें और दूसरों को भी जागरूक करें, तभी हालात सुधरेंगे। कोरोना की अभी कोई दवा नहीं है, न कोई वैक्सीन है। वैक्सीन आएगी भी तो अगले साल के शुरू तक आएगी। इसलिए सावधानी और बेहतर सेहत कोरोना से बचाव का तरीका है। इम्यूनिटी बढ़ाना, अपने आप को फिट रखना। आप फिट रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। विराट कोहली कैसे फिट रहते हैं, फिटनेस से जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं, यह सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली से पूछा। मोदी ने कोहली से पूछा कि दिल्ली का लड़का छोले भटूरों से खुद को कैसे दूर रख लेता है। विराट ने क्या जवाब दिया ये मैं आपको दिखाऊंगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट को 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल 24 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी थी। इस दौरान कोरोना का कहर सामने आया और इसी दौरान लोगों को फिटनेस के महत्व का अंदाजा लगा। प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया था कि जब फिट होगा इंडिया तब हिट होगा इंडिया। और इस मुहिम का 1 साल पूरा होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई जाने माने प्लेयर्स, एथलीट्स और न्यूट्रिशन से बात की, हेल्थ और फिटनेस के आइडियाज को शेयर किया। खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने जिन जिन लोगों से बात की उनकी पूरी रिसर्च नरेंद्र मोदी के पास थी। उन्हें पता था इन लोगों ने कैसे सेहत बनाई है, कैसे फिटनेस रखी है, और नरेंद्र मोदी ने उनसे पर्सनल सवाल पूछे। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की बात सुनवाते हैं। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे, इसके लाभ हमको
रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं, सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं सर, वो सबसे पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे का ही बहुत भुगतान हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मेरी नानी, मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर। उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी देखकर अचरज होता है कि नरेंद्र मोदी इतने बिजी रहते हुए भी हर फील्ड के बारे में छोटी छोटी बात कैसे जानते हैं। उन्हें पता है कि क्रिकेट टीम में यो-यो टेस्ट होता है, तो नरेंद्र मोदी ने आज मौका मिला तो विराट कोहली से पूछा ये यो-यो क्या होता है, इस फिटनेस टेस्ट का फायदा क्या है। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक यो-यो टेस्ट हो रहा है। क्या ये कैप्टन को भी ये यो-यो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और यो-यो टेस्ट होता क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है। जैसे विराट यो-यो टेस्ट सबसे पहले अपना करवाते हैं, फिटनेस के लिए हर रोज मैदान में दौड़ने सबसे पहले खुद पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। उनका भी टेस्ट रोज होता है, 18-18 घंटे काम करते हैं। हमने कितनी बार देखा कि विदेश की लंबी यात्रा से लौटे और उसके बाद सुबह सुबह चुनाव रैली करने पहुंच जाते हैं। तो उनसे कई बार पूछा, और मैंने भी उनसे पूछा था कि वो थकते क्यों नहीं हैं, लेकिन आज मोदी ने यह सवाल विराट कोहली से पूछा, विराट थकते क्यों नहीं?
मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूं और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं, तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर दुनिया के सारे सुख आपके पास हैं और हेल्थ ठीक ना हो, तो ये धन दौलत, ये ताकत, ये पोजीशन किसी काम नहीं आएगी। फिट रहना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर हर रोज 1 घंटा आप वर्कआउट करते हैं, तो समझिए कि महीने में 24 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो 1 महीने में 1 दिन खर्च हुआ 24 घंटे, और साल का हिसाब लगाएं तो 12 दिन। अगर ये 12 दिन बचाने के चक्कर में रहे, व्यायाम न किया, तो भगवान न करे हॉस्पिटल में 30 दिन लग जाएंगे। और अगर बीमार हुए तो हॉस्पिटल पहुंचे तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की आफत आ जाएगी। इसलिए फिट रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो पूरा इंडिया फिट होगा और पूरा इंडिया हिट होगा। फिट इंडिया पर खिलाड़ियों के चर्चा के अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी को LAC पर बनी नई सड़कों का उद्घाटन भी करना था, लेकिन कल रात को रेल राज्य मंत्री का निधन हुआ कोरोना की वजह से, तो यह कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन हमारे संवाददाता अमित पालित तो वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने सरहद से इन प्रोजेक्ट्स की जो रिपोर्ट भेजी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी तस्वीरें जो आपके दिल को गर्व से भर देगी। सरहद पर चीन के साथ जो टेंशन चल रही है उसकी खबरें मैं आपको रोज बताता हूं। ये भी बताते हैं कि कैसे LAC पर सिचुएशन खराब है। दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने है, कभी भी आर्मी का मूवमेंट इस इलाके में करना पड़ सकता है। इसके लिए सरहदी इलाकों में तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा। LAC के आसपास 71 सड़कें और पुल बनाने का काम हो रहा है। इसमें से 61 प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनका उद्घाटन करना था, लेकिन कल रात केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन की खबर आई और आज ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हमारे संवाददाता अमित पालित ने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे भेजी है। अमित पालित की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा इस वक्त हमारी सेना के लिए हाई ऑल्टीट्यूड पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। लद्दाख की इन पहाड़ियों में वही जीतेगा जिसके पास बेहतरीन रोड्स होंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और यही वजह है कि मोदी सरकार ने लद्दाख के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है। सामने जो आपको ये नजर आ रहा है, ये 2 नदियों का संगम है। एक तरफ आप देख रहे हैं ये जांस्कर नदी है और दूसरी तरफ है ये सिंधु नदी, जिनका यहां पर संगम होता है। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि जांस्कर नदी के पास एक सड़क आगे को जा रही है। ये एक नया रोड तैयार किया जा रहा है, हाईवे तैयार किया जा रहा है, जो लेह को हिमाचल से जोड़ देगा, और ये 12 महीने खुली रहेगी आम लोगों के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए। और यहां पर भी कई ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो जब से स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई है, लद्दाख में युद्ध स्तर पर काम करते हुए कई ब्रिजेस को पूरा कर लिया गया उनका काम। और इसी हफ्ते आपको बता दें कि 7 ऐसे ही ब्रिजेस लद्दाख में उद्घाटन किए जा रहे हैं, और जिसका इस्तेमाल हमारी फोर्सेस कर पाएगी, आम लोग कर पाएंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये NH1 है, जो श्रीनगर, करगिल और लेह को जोड़ते हैं। इस सड़क पर ऐसे 3 पुल हैं, और साथ ही जांस्कर वैली में 1 पुल है, और 2 ऐसे पुल हैं वो सियाचिन के पास है। अमित पालित पिछले 3 महीने में दूसरी बार लद्दाख गए हैं।
इससे पहले जब वो यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारी रोड्स पर काम हो रहा है, कई पुल बन रहे हैं। लेकिन 1.5 महीने बाद अमित पाली जब दोबारा लद्दाख पहुंचे तो यहाँ की सड़कों की हालत बदल चुकी थी। उन्हें देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि जो सड़कें 1.5 महीने पहले बन रही थी वो अब तैयार हो गई हैं। सिंगल लेन की जगह डबल लेन बन गई है। पुराने ब्रिज की जगह नए ब्रिज पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। पहले सिंगल लेन ब्रिज था, एक बार में एक तरफ से गाड़ियां जाती थी, दूसरी तरफ के ट्रैफिक को रोका जाता था। लेकिन अब डबल लेन का ब्रिज तैयार है। इतनी जल्दी ये सब हो गया। तैयारी ऐसी है कि भारतीय सेना की रसद 12 महीने तक सप्लाई हो सकती है। पहाड़ों का सीना चीरकर युद्ध के मोर्चे तक सेना की पहुंच अब मुमकिन है। इस वक्त मैं लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर बासगो में हूं और बासगो वो जगह है जो श्रीनगर करगिल लेह हाईवे के बीच में पड़ता है। जिस पुल से मैं इस वक्त गुजर रहा हूं, यह पुल सालों पुराना है और जब करगिल का युद्ध हुआ था तब भी इसी तरह के पुल का इस्तेमाल इस इलाके में किया गया था। लेकिन आपको बता दें इस पुल की कमी क्या है। ये पुल तो एक तो बहुत छोटे हैं, इनमें सिर्फ 24 टन ही वजन गुजर सकता है, यानी ढो सकता है ये ब्रिज, और साथ ही साथ एक वक्त में एक ही गाड़ी यहां से गुजर सकती है। जब मैं अगस्त में यहां पर आया था लेह में, उस दौरान हमने इस ब्रिज का इस्तेमाल किया था, छोटे वाले ब्रिज का, और आपको बता दें यहां पर लंबा जाम लग जाता था क्योंकि एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती थी। लेकिन आज आपको बताते हैं कि अगस्त के बाद सितंबर में मैं यहां आया हूं और माहौल बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि देखिए यहां पर नया ब्रिज तैयार हो चुका है और यह ब्रिज बड़ा भी है, डबल लेन है और साथ ही साथ ये 70 टन वजन ढो सकता है और एक वक्त में यहां से एक साथ कई गाड़ियां, 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो आप सोचिए कि चंद महीनों में ही ये नया ब्रिज तैयार हो गया है और इस ब्रिज के तैयार हो जाने से इस पूरे इलाके को कितना फायदा मिला होगा। खास तौर पे आपको बता दें जब युद्ध जैसा माहौल होता है वहां पर सिर्फ आपके लिए टैंक्स, तोप, यही हथियार नहीं होते, आपकी जो सड़कें होती है वो भी बड़ा हथियार होता है, क्योंकि आपके हथियारों को, आपके रसद को, आपके फोर्सेस को बॉर्डर तक पहुंचाने में इसी तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स होते हैं मददगार साबित होते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जो स्टैंड ऑफ है उस दौरान इसी तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत काम आ रहे हैं आगे बिल्टअप के लिए। BRO और CPWD ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है और बड़ी बात है कि इन सड़कों और पुलों को बनाने में जितना कम वक्त लगा है खर्चा भी उतना ही कम हुआ है। अब भी कुछ ऐसे ब्रिज हैं जिन्हें नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। लद्दाख के नीमू में BRO की तरफ से एक नया पुल बन चुका है। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि विकास कितनी तेजी से हुआ है। इस वक्त मैं नीमू में हूं, ये लेह से करीब 36 किलोमीटर दूर है और ये है NH1 और आप सामने देख रहे हैं एक नया ब्रिज तैयार हो चुका है। ये जो सड़क है ये श्रीनगर, करगिल और लेह को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 1। लेकिन आपको बता दें कि ये जगह क्यों इतना अहम हो जाता है, क्योंकि इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी नीमू में ही आए थे और यहां से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था और साथ ही साथ चीन को भी संदेश दिया था कि भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि जब से स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई है लद्दाख के पूरे इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि पिछले 3-4 साल से मोदी सरकार जो भी इलाके हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके हो या फिर चीन के साथ लगे हुए इलाके हो, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से, यहां पर जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब से स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई उसके बाद लद्दाख के इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जैसे सड़कें हैं, इस तरह के ब्रिजेस हैं, उन्हें बहुत ही तेजी से खत्म किया गया है। यहां से जो ये सड़क जा रही है ये श्रीनगर से आते हुए आगे लेह होते हुए आगे जो आपके चुशुल का इलाका है, पेंगोंग का इलाका है या फिर आपको सियाचिन के इलाके में जाना है, खारदुंगला पास हो, चांगला पास हो, तो ये तमाम इलाकों को जोड़ देता है। आपको बता दें कि सरकार ने इस पूरे इलाके में पिछले 3 साल में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है कि ताकि जो सड़कें यहां पर उनको बेहतर बनाया जा सके और जो बॉर्डरी इलाकों में हमारे जो सेना इस वक्त मौजूद है उन्हें भी वहां पर पहुंचाने के लिए इन सड़कों ने बहुत मददगार साबित हुए हैं। पिछले 70 साल में सरहद के आसपास इन इलाकों में किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है एक एंटनी जब रक्षा मंत्री थे तो पार्लियामेंट में उन्होंने कबूल किया था कि हमने न सड़कें बनाई न पुल बनाए, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद के आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया और चीन की आज सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भारत ने इतने कम वक्त में LAC के आसपास इतना विकास कर दिया। इस इलाके की तस्वीर बदल दी, सड़कों का जाल बिछ गया, नए ब्रिज बन गए, टनल्स बन गए
और इसका असर यह कि बार बार गड़बड़ी करने वाला चीन इस बार हद में है। पिछले 2 दिन में चीन का रवैया थोड़ा बदला भी है, लेकिन चीन की शय पर कुछ दिन से पाकिस्तान ने गड़बड़ी की कोशिश की है। हालांकि आज पाकिस्तान से ऐसी खबर आई, ऐसी तस्वीरें आई, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज खुद ही अपनी आवाम के सवालों के घेरे में है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आज आई। पाकिस्तान के नेता वो बातें कह रहे हैं जो अब तक हम कहते थे। पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने कहा उनके मुल्क में सरकार का कोई मतलब नहीं है, चुनाव बेकार है, मुल्क फौज चला रही है, जो फैसले सरकार को करने चाहिए वो आर्मी के जनरल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेताओं ने इल्जाम लगाया इमरान खान सिर्फ नाम के वजीर आजम हैं, पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल बाजवा चला रहे हैं। असल में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ने रावलपिंडी में एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मीटिंग में आईएसआई के चीफ मौजूद थे, कुछ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी बुलाया गया था। यहां गिलगिट बल्टिस्तान के बारे में बात की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इस मीटिंग के बारे में, इतने बड़े डेवलपमेंट के बारे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ नहीं बताया गया। न उन्हें किसने कुछ बुलाया और न उन्हें कुछ बताया। अब पता चला है कि आर्मी चीफ की इस बैठक के बाद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने गिलगिट बाल्टिस्तान में असेंबली पोल्स की डेट अनाउंस कर दी। अब आर्मी चीफ की इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सख्त विरोध जताया। मरियम नवाज ने कहा कि यह सरकारी मुद्दा है और इस पर पार्लियामेंट में फैसला होना चाहिए, न कि आर्मी के हेडक्वार्टर में। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये जीएचक्यू में नहीं होने चाहिए। असल में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा की इस मीटिंग में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। बिलावल ने भी कहा कि इमरान खान कुछ जानते नहीं, अगर उन्हें मीटिंग में बुलाने लायक भी नहीं समझा गया तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स के लिए वज़ीर आज़म साहब को मौजूद होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को अपना काम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है तो इस्तीफा दो, किसी और को वज़ीर आज़म बनने का मौका दो। हमारा मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक है और वो अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद करेंगे। हमने वहाँ उस मीटिंग में भी पॉइंट आउट किया था कि एक बंदा भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला उस मीटिंग में नहीं था। इस वक्त ये पैगाम देना कि जो भी फैसले होते हैं कहीं और से वो एक गलत पैगाम होगा। इमरान खान के जले पर नमक छिड़का उनकी सरकार के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद ने। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ऐसी एक नहीं 2 मीटिंग हुई थी और उनमें 15 से 20 नेता शामिल हुए थे। 16 तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद DGISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेजी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूं एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुलाकात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई, लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में सत्ता किसके हाथ में है, कंट्रोल कौन चला रहा है। जमहूरियत तो नाम की है, असली हुकूमत आर्मी चलाती है
और ये बात पूरी दुनिया जानती है, समझती है, लेकिन पाकिस्तान के नेता ही अब इसे साबित करने में लगे हैं।